सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी वेदीकरण का भाग पढ़ रहे थे। वेदीकरण तत्पुरुष समास को एक बार फिर से समझिए। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है, जो बाद वाला पद होता है, उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जो पहले वाला पद है, अगर उसमें अलग विभक्ति का प्रयोग करें, प्रथमा विभक्ति से भिन्न विभक्ति का प्रयोग करें, तो फिर वहां पर वेदीकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे आगे वाले पद में तो द्वितीय विभक्ति हो गई, बाद वाले पद में प्रथमा विभक्ति आ ही रही है वहां पर, तो फिर वहां पर वेदीकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे अपन ने दो विभक्तियों को पढ़ लिया था, द्वितीय और तृतीया को पढ़ लिया था कल। आज पढ़ते हैं चतुर्थी से। अब चतुर्थी तत्पुरुष समास में किस प्रकार से बनता है रूप, देखिए। यह है अपने चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब इसके जो ये तीन उदाहरण है वो इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए अपन को। भूतेभ्य बलि, भूतों के लिए बलि। भूत बलि, समस्त पद क्या बनेगा? भूत बलि। कैसे बना? भूतेभ्य, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी भी। रामेभ्य, रामेभ्य आता है ना, वैसे ही यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। बलि, बलि हित सुख दुख आपन, इनमें चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। देखिए, भूतेभ्य बलि, बलि में प्रथमा विभक्ति है। पीछे वाला पद देख लिया अपन ने, प्रथमा विभक्ति है, और आगे वाला पद में चतुर्थी विभक्ति है। तो फिर यहाँ पर कौन सा समास हो गया अपना? चतुर्थी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा भाग? चतुर्थी। अगर यहाँ पर अपन सीधा तत्पुरुष समास लिखते हैं तब भी सही है। भूतेभ्य बलि, इसका जो समस्त पद बनेगा भूत बलि। ये किस प्रकार से बना? भूतेभ्य, देखिए आप, चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। यानी जब अपन समस्त पद बनाएंगे, जब इसका समास विग्रह का समस्त पद बनाएंगे, तो समस्त पद में विभक्तियों का लोप हो जाता है। जो विभक्तियां दे रखी है इसमें इनको हटा दिया जाता है और वो मूल शब्दों को लिखते हैं। तो देखिए आप, यहाँ पर भूतेभ्य, इसमें से विभक्तियों को हटा दिया और मूल शब्द है भूत, इसे लिखा, फिर उसके बाद में बलि लिख दिया, इसलिए भूत बलि बना। योपाय दारु, यूप दारु। गवे सुखम, गो सुखम, इस प्रकार से इसके उदाहरण है, ये आपको याद करने हैं। पंचमी तत्पुरुष समास, वृक्षात पतित, आगे वाला पद है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? पंचमी, इसीलिए इसका क्या नाम है? पंचमी तत्पुरुष समास। वृक्षात पतित, वृक्ष से अलग हो, तो वृक्ष पतित, इसका अर्थ भी वृक्ष से, क्योंकि यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, यहाँ पर विभक्ति का लोप करके वृक्ष कर दिया। मार्गाद भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, यानी मार्ग से अलग होना। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है मार्ग पे, अब मार्ग से वो अगर दूसरी तरफ चला जाता है, अलग हो जाता है मार्ग से, वो जिस रास्ते पे जा रहा है उस रास्ते पे नहीं जाकर के दूसरे रास्ते पे चला जाता है, तो वो अपने मार्ग से अलग हो गया। और अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, आप जानते ही, अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो मार्गाद भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट। दूरात आगत, दूर से आया हुआ। कहां से? दूर से आया हुआ। अब वो जहां से आ रहा है उस स्थान से वो अलग हो रहा है, और अलग होने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। अब वो जहां से आया वहां से अलग होकर के इस जगह पर आया, तो दूरात आगत, दूर से आया हुआ। दूरागत, उसे क्या बोलेंगे एक शब्द में? दूरागत। षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास में संबंध बताया जाता है, का, के, की, इसका प्रयोग किया जाता है कारकों में। तो यहाँ पर भी समास में भी वही उन्हीं का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि पढ़ रहे हैं अपन षष्ठी तत्पुरुष, यानी विभक्तियों में चल रहे हैं। राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, राजा का बेटा, राजपुरुष। कृष्ण से सखा, कृष्ण का सखा यानी मित्र, कृष्ण का मित्र। तो यहां पर देखिए आप, का, के, की का प्रयोग होगा। यहां पर
से अलग अर्थ में आएगा। यहाँ पर के लिए आएगा, यानी कोई कार्य की सिद्धि के लिए आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अर्थ निकाल करके उसमें समास का पता लगाना है। कृष्ण से सखा, कृष्ण का मित्र, तो इसे जो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति दे रखी है, उस षष्ठी विभक्ति का लोप हो करके कृष्ण आ जाएगा और पीछे प्रथमा विभक्ति है इसे सखा में। सताम संगति, संतों की संगति। किसकी संगति होनी चाहिए? संतों की, सज्जन व्यक्तियों की संगति, तो उसे सत्संगति बोले। ये आपने सुना है, ये नाम आप सब जानते हो, सत्संगति। सप्तमी तत्पुरुष समास में पर पे इस प्रकार से आते हैं। अक्षय सुसोंड, अक्षों के लिए सोंड, अक्ष सोंड। वाची पटु, वाणी में चालाक, में पर पे आएंगे यहाँ पर अर्थ, जो अर्थ निकाला जाएगा वो में पर पे आएगा। वाणी में चालाक, पटु यानी चालाक, वाची यानी वाणी, वाणी में चालाक, तो उसे क्या कहेंगे? वाक पटु। जो वाणी में चालाक होते हैं वो उसे क्या कहेंगे? वाक पटु कहेंगे। अध्ययन निपुण, अध्ययन में निपुण, किसमें? अध्ययन में, यहाँ पर भी में अर्थ आ रहा है, तो अध्ययन में निपुण, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, तो फिर इसका जो समस्त पद बनेगा अध्ययन निपुण, विभक्ति का लोप होकर के अध्ययन आ जाएगा, निपुण, अध्ययन में निपुण। इस प्रकार से यह आपका तत्पुरुष समास जो वेदीकरण है वो पूरा हो गया है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कर्मधारय समास और उसके बाद में पढ़ेंगे द्विगु समास। इसे नोट कीजिए। अब अगला समास पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के बाद में कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में क्या होता है ये देखिए। इस समास में विशेषण विशेष से और उपमा और उपमेय का प्रयोग किया जाता है। अगर समासांत पद में या समास विग्रह में विशेषण विशेष से और उपमा उपमेय पदों का प्रयोग किया जा रहा है तो फिर वहां पर कर्मधारय समास होगा। अब विशेषण विशेष पद किसे कहते हैं? विशेषण आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, विशेषण और विशेष से। विशेषण वो शब्द होते हैं जिसके द्वारा विशेषता बताई गई है, जैसे नीले कमल। कौन से कमल? नीले कमल। यहां पर देखो आप, नीले कमल। अब यहां पर जिस शब्द से संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है वो शब्द कहलाएगा विशेषण। क्या कहलाएगा? विशेषण। तो अब यहाँ पर संज्ञा तो दोनों ही है, दोनों ही संज्ञा है, लेकिन कोई एक पद है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसको अलग ही रखा जा रहा है। उसको आप कहने का तात्पर्य है उसको अलंकृत किया जा रहा है, अलंकृत किया जा रहा है। यहाँ पर नीले कमल, यहाँ पर दो पद है अपने पास, कमल और नीले। अब यहाँ पर नीले की विशेषता बताई जा रही है क्या? कमल को नहीं बताई जा रही। कमल की विशेषता किस पद के माध्यम से बताई जा रही है? नीले पद के माध्यम से। अब जिस पद के माध्यम से विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेषण। क्या कहलाएगा? विशेषण। जिस पद के माध्यम से विशेषता बताई जा रही है वो पद कहलाएगा विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अब यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल की। और कौन से पद से? नीले पद से। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाएगा विशेष्य। क्या कहलाएगा? विशेष्य। समझ गए? विशेषता बताने वाला पद विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाएगा। आप तो सिर्फ विशेषण को ढूंढ लो जिसमें ही विशेष्य अपने आप मिल जाएगा। और विशेषण की परिभाषा है कि जिस पद के द्वारा विशेषता बताई जा रही है उसे विशेषण कहते हैं। एक और है उपमा और उपमेय। विशेषण में तो विशेषता बताई जाती है, लेकिन उपमा और उपमेय में तुलना की जाती है। नमस्कार।
अब आगे देखते हैं अपन, विशेषण विशेष्य को समझ लिया। अब देखते हैं उपमा और उपमेय को। उपमा और उपमेय का मतलब होता है कि एक पद किसी की तुलना किसी दूसरे पद से की जा रही हो। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख। अब यहां पर जो मुख की तुलना की जा रही है वो किससे की जा रही है? चंद्रमा से। यानी उस नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा सुंदर होता ही शीतल किरणों वाला होता है। अब आप देखो, इस मुख की तुलना चंद्रमा के समान की जाए। अब यहाँ पर विशेषता थोड़ी बताई जा रही है, मुख की विशेषता चंद्रमा के समान थोड़ी बताई जा रही है। अगर यहाँ पर आ जाता कि गौर वर्ण का मुख, तो फिर मुख कैसा है? गोरे रंग का है। तो फिर वहां पर विशेषता हो गई। विशेषता गुण, उसके दोष गुण इनमें बताई जाती है। उसका रंग रूप कैसा है, आकार, इसमें विशेषता होती है। लेकिन उपमा में तुलना की जा रही है। अब तुलना का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके समान बताया जा रहा है कि उससे अच्छा है, उसके समान है, या फिर उससे कम सुंदर है। तो यहाँ पर देखो, चंद्रमा और ये मुख दोनों को ही समान बताया गया है। समान बताया गया है क्योंकि उसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। जितना चंद्रमा सुंदर है, जितना सुंदर है चंद्रमा, वैसा ही उसका सुंदर मुख है। तो यहाँ पर उपमा बताई जा रही है। अब यहाँ पर उपमा में कौन सा पद है और उपमेय में कौन सा पद है? उपमेय किसे कहेंगे, उपमा किसे कहेंगे? जो तुलना वाला पद होता है, जिस पद से तुलना की जा रही है, वो उपमेय होता है, ये उपमा होता है। क्या होता है? उपमा। अब यहाँ पर मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। अब चंद्रमा की तुलना मुख से थोड़ी करेंगे, मुख की तुलना चंद्रमा से करेंगे। चंद्रमा तो सुंदर ही है, ये तो सुंदर है, लेकिन मुख तो काला भी होता है, गोरा भी होता है, हर तरह का होता है। तो फिर चंद्रमा की तुलना मुख से थोड़ी करेंगे, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो जो चंद्रमा पद है, जिस पद के माध्यम से तुलना की जाती है, वह पद उपमा कहलाता है, और जिसकी तुलना की जा रही हो उपमेय कहलाएगा। तो इस प्रकार से एक पद विशेषण विशेष्य या फिर उपमा और उपमेय का जिस समास में प्रयोग किया जाता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण देखिए आप, इसके उदाहरणों में पहला उदाहरण है शोभनम पुरुषः। यहाँ पर पुरुष की तुलना किससे की? पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, शोभनम, सुंदर है। तो पुरुष कैसा है? सुंदर है। तो शोभनम पुरुषः सुपुरुषः। इस प्रकार से है। आगे देखिए, चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान। मैंने उदाहरण भी बताया। उपमा और उपमेय है, ये उपमेय है और ये उपमा है। चंद्रमुखम, चंद्रमुखम या चंद्रमुखी। कमलम इव नयनम, कमल नयनम। चंद्रमुखम आएगा यहाँ पर। कमल नयनम
अब देखिए यहाँ पर नयनों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। उसके नयन कैसे हैं? कमल के समान। कमल जिस प्रकार सुंदर है वैसे ही सुंदर उसके नयन है, तो कमल नयनम। इस प्रकार से इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। पुरुषः सिंहः एव। पुरुषः सिंहः एव। पुरुष किसके समान है? शेर के समान है। पुरुष की विशेषता किससे? सिंह से। किसके समान है? शेर के समान है। तो सिंह पुरुष, सिंह पुरुष, इसे नोट कीजिए। अगला उदाहरण है कुत्सिंग सखा। इसका पद बनेगा किम सखा। सखा कैसा है? कुसंगति का है, दुर्जन सखा है। तो दुर्जन के लिए किम और सखा यानी मित्र। मित्र कैसा है? कुत्सिंग, दुर्जन है। यह अपना कर्मधारय समास, इसके मेन उदाहरण लिखा दिए मैंने, आप इसे नोट कीजिए। और कर्मधारय समास पूरा हो गया। कल पढ़ेंगे द्विगु समास। धन्यवाद।